हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम लोग करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। बेसल नॉर्म्स को लेकर अक्सर काफी सारे बच्चों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, लेकिन एक चीज खास बात इस चैप्टर में ये है या इस टॉपिक में ये है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपने ठीक ठाक से बेसल नॉर्म्स को एक बार पढ़ लिया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आराम से आप जो है क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस आपके डुएबल रहते हैं। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बेसल नॉर्म्स क्या है। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को जो है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाई बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स एक्चुअली क्या है? देखिए बेसल नॉर्म्स जो है ना इसको बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ये तो आप लोग सभी को पता है कि नॉर्म्स का मतलब जो होता है आपका रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो यानी कि बेसल नॉर्म्स जो है ये आपका एक रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन ये रूल और रेगुलेशन जो है किसके बारे में है, किसको रूल एंड रेगुलेट करता है? तो ये जो है आपके बैंकिंग सेक्टर को रूल एंड रेगुलेट करता है। किसको करता है? तो बैंकिंग सेक्टर को रूल एंड रेगुलेट करता है। बैंकिंग सेक्टर जो है काम करने के तरीके जो है वहां पर आपकी किस तरीके से क्या चीज आपको मेंटेन करनी होगी वो आपके बेसल नॉर्म्स में लिखा रहता है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो अब हम लोग थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके बैकग्राउंड को, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, वरना इसमें कंफ्यूजन बहुत अधिक क्रिएट रहता है। यहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि जो हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ हमारे कंट्री तक तो लिमिटेड नहीं है ना। हमारा जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ हमारे कंट्री तक तो लिमिटेड नहीं है, वो कंट्री के बाहर भी हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। लेन देन का जो सिस्टम है वो कंट्री के बाहर भी हमारा चलता है। और जहां पर आपका लेन देन का सिस्टम चलता है, मीन्स जहां पर बोरोइंग और लेंडिंग चलती है, यानी कि जहां पर पैसे की बात आती है वहां पर ऑटोमेटिक एक रिस्क के बारे में भी बात आती है। क्या आती है? एक रिस्क के बारे में भी बात आती है। और जब रिस्क के बारे में बात आती है तो भाई उसको कम करने के लिए हमें रूल तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पर जब बैंकों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज है वो एक साथ आकर काम कर रही है, सारे सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है आपके रिस्क भी जो है वो डेवलप होते हैं। अब सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? तो हर एक कंट्री में आपका सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को रूल एंड रेगुलेट करता है। जैसे कि इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारा कौन है? इंडिया में हमारा आरबीआई है जो हमें रूल एंड रेगुलेट करता है। वैसे हर कंट्री में आपके जो है कोई ना कोई आपका सेंट्रल बैंक है जो उस कंट्री को रूल एंड रेगुलेट करता है। तो वहां पर जब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वहां पे रिस्क हो रहा है। रिस्क का मतलब क्या? कि आपका पैसा डूब गया। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में रिस्क क्या है? बैंकिंग सेक्टर इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस का मतलब पैसा, जहां पे हमें पैसा डूबने का डर रहता है वही हमारा रिस्क है कि पता नहीं पैसा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं वो हमें मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ये जो चीजें हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजों को देखते हुए और आपका 1900 जो है ना, लगभग मुझे लगता है 1929 और 1930 के आसपास आपका एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है ना? क्या आता है? एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन आया था, है ना, जहां पर हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, वो पूरी तरीके से हिल गया था। वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये हमको देखने को मिला था। और ये क्यों देखने को मिला था? क्योंकि उस समय आपको पता है कि इसी के आसपास हमारा वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। तो उसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है हर एक कंट्री का, वो आपस में ही क्या हो गया, मतलब कि उसकी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखते हुए बोला गया कि भाई हमें एक रूल एंड रेगुलेशन तो बनाना पड़ेगा जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या करे कि काम करे। तो यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बैकग्राउंड में ये सब जो चीजें चल रही थी इनको सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि चलो एक हम लोग नॉर्म्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक हम लोग नॉर्म्स बनाते हैं, एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो कि कंट्रीज जो है वहां पर उस चीज को फॉलो करें। इन्होंने ये कंपलसरी नहीं किया कि भाई आपको मानना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा इन्होंने कंपलसरी नहीं किया। इन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए भाई साहब,
अगर आप चाहते हैं कि आपके कंट्री में सारी चीजें जो है सही से चले, ढंग से चले, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्री का जो आपका फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था है वो दुरुस्त रहे, तो मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं इस नॉर्म्स में, उन चीजों को आप कोशिश कीजिए फॉलो करने की। तो इन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन किया, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर बेसल नॉर्म्स की बातें यहां से आपकी शुरू हुई। तो जब बेसल नॉर्म्स की बातें आपको शुरू हुई तो यहाँ पर आपको 3 चीजें जो है दिमाग में रखनी है। एक तो बेसल नॉर्म्स जिसको हम लोग जान रहे हैं, दूसरा यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं BCBS, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं BIS। अब यही जो 3 चीज है ये आपस में सबसे पहले क्या हमें कंफ्यूज करती है कि ये तीनों है क्या। तो यहाँ पर सुनिएगा कि बेसल नॉर्म्स बोला गया कि ठीक है भाई, एक हमें रूल एंड रेगुलेशन तो बनाना है, तो उसके लिए क्या बनाई गई, सबसे पहले की एक कमिटी बनाई गई, सुपरवाइजरी कमिटी बनाई गई। कब बनाई गई, आपकी 1974 में कमिटी बनाई गई। बोला गया कि ये कमिटी जो आपका सुपरवाइज करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है बेसल नॉर्म्स जो है वो आपके बनेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब हमारा बेसल नॉर्म्स बना ना तो एक ही बारे में सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है आपको बता दिए गए। अकॉर्डिंग टू डिमांड कि जैसा सिचुएशन आपका क्रिएट होता गया कंट्री में, उसके हिसाब से बेसल नॉर्म्स भी जो है वो भी आपके एक्सपेंड होते गए। एज यू नो कि यहाँ पे 3 पिलर है आपके, पिलर 1 3 बेसल नॉर्म्स है आपके, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3, उसके अलग अलग आपके पिलर है। तो ये ऐसा नहीं कि बेसल 1, 2, 3 सब एक ही साथ आ गया कि हाँ भाई देख लो इसमें ये पढ़ना है, नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी जो है वो रेडी होती गई कि हाँ भाई अब 1 लाने की जरूरत है तो ठीक है 1 आ गया, नहीं भाई 1 से काम नहीं चल रहा 2 लाना पड़ेगा, चलो 2 भी आ गया, 2 में भी काम नहीं चल रहा चलो 3 आ गया। तो इस तरह से आपके जो बेसल 1, 2, 3 है जो वो हमारे देखे गए। तो उसके लिए क्या बनाई गई, 1974 में जो है एक कमेटी बनी थी जिन्होंने सुपरवाइज किया कि हाँ भाई आपका बेसल नॉर्म्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये जो BCBS है ना, ये किसके अंदर में आता है, ये आपके BIS के अंदर आता है। अब ये मैम BIS क्या होता है, तो BIS का अभी तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मैं ट्रेलर बता रही हूँ आपको, पहले ट्रेलर समझ जाओगे उसके बाद कंटेंट आपको समझ में आएगा, वरना सारा ऊपर से फ्लो कर जाएगा। तो BIS क्या होता है, BIS का मतलब होता है बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, है ना। सबसे पहले आपका जो है 17 मई 1930 यानी कि 1930 में आपका BIS जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, दैट फॉर आपका बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और जो ये BCBS है ये इसी के अंदर में, BIS के अंदर में ही जो है वो BCBS काम करता है, और BCBS के अकॉर्डिंग ही जो है आपके बेसल नॉर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसल नॉर्म्स को अगर सबसे पहले ना देखें तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो क्या आएगा, BIS कि पहले BIS का स्टैब्लिशमेंट हुआ, BIS के अंदर में ही BCBS को डाल दिया गया कि भाई आप रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, और उसके अंदर में जो है बेसल नॉर्म्स आपका डाला गया, जो कि आपका फर्स्ट बेसल अलग पीरियड में आया था, 1988 में फर्स्ट बेसल आया, उसके बाद सेकेंड आया, फिर थर्ड आया। तो इसको अगर सीक्वेंस में आपको अरेंज करने का कहा जाएगा तो इसका आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि ईयर से आपका मैच द फॉलोइंग इससे क्वेश्चंस आया। हम लोग MCQ भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस इसके कैसे आ सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1-2 MCQ मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि प्रीवियस ईयर का आया हुआ MCQ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल तक आपको यहाँ पर जाना है। बाय द वे मैं जितना पढ़ा रही हूँ इतना भी अगर आप लोग देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये आपका इनफ है। इसके बाहर फिर आपको जो है क्वेश्चंस नहीं आएगा। इस वीडियो से आपका बेसल नॉर्म्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसल नॉर्म्स यहाँ पे बोला गया कि बेसल नॉर्म्स हम लोग बनाएंगे। बेसल नॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई और वो कमेटी जो है वो BIS के अंदर में काम करती है। अब आइए इसको हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में 1 by 1 देखते हैं। तो बेसल नॉर्म्स को ही जो है नॉर्म्स बोलिए या अकॉर्ड्स बोलिए, एक ही बात है। बेसल नॉर्म्स को ही हम लोग बेसल अकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन करता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बैंकिंग्स को यानी कि बैंक्स को वो रेगुलेट करता है। और ये कहां पर काम करता है, ये अक्रॉस द ग्लोब काम करता है। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब कि आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आपका जो बेसल नॉर्म्स है ये काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही काम करता है या सिर्फ एक ही कंट्री में काम करता नहीं। इसके जब स्टार्टिंग हुए तो अलग कंट्री थे, फिर धीरे धीरे इसका जो है एक्सपेंडेशन होते जा रहा है, आपका कंट्रीज इसमें, इंस्टीट्यूशंस इसमें ऐड होते हुए जा रहे हैं। तो बेसल नॉर्म्स को हम लोग बेसल अकॉर्ड्स बोलते हैं। और इसका काम क्या है कि ग्लोबल लेवल पर जितने भी बैंकिंग रेगुलेशंस है, जिसके मेंबर्स कंट्री है, उनको क्या करना, उनको रेगुलेट करना और उनको नॉर्म्स बताना, रूल एंड रेगुलेशन बताना। ठीक है, अब देखो ये है आपका BIS जिसके बारे में बात कर रही थी आपको। ये मैंने साइट से निकाला है कि अगर आप लोग जाओगे थोड़ा सा ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार BIS के साइट पर आप लोग जरूर जाइएगा, उसको बस एक बार 5 मिनट ओवरव्यू कीजिएगा तो काफी चीजें आपको समझ में आएगी। BIS ही आपका क्या है, बैंकिंग
फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पेमेंट सिस्टम को एक्सपेंड करने का उसका आवर लिखा गया है। सेंट्रल बैंक को जो लॉस हो रहा था इन बैंकिंग सिस्टम में जो लॉस था उसको कम करने के लिए डिजिटल पेमेंट थ्राइव्स, ये सब जो है इसके काम जो है कंटिन्यू चलते रह रहे हैं आपके। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा गया है। तो इसी के अंदर में आपका जो है BCBS जो है आता है और उसके अंदर में आपके नॉर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो अब देखो BIS क्या है, अगर मैं BIS के बारे में बता दूं, जिसका मैंने भी आपको पिक दिखाया था, तो ये आपका 1930 17 मई 1930 को क्या हुआ था, आपका स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज है उसके सेंट्रल बैंक्स जो है इसके रेगुलेट करते हैं इसको। ये क्या करता है, ये सर्व करता है किसको, मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक, जितने भी इसके मेंबर्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, यानी कि सेंट्रल बैंक का मतलब जैसे भारत में आपका RBI, दूसरे कंट्री में वैसे ही वहां का जो आपका सेंट्रल बैंक है, तीसरे कंट्री का जो वहां का सेंट्रल बैंक है, ये सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं आपस में बैठकर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बैठकर सारी चीजें डिसाइड करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, और वही जो कंट्रीज है वो क्या करते हैं, उसको फॉलोज भी करती है। आपस में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, बैंकर्स है, वो आपस में वहां पे बैठ के सारे नॉर्म्स को बनाना, क्या करना, कैसे क्या करना, और ये जो भी चीजें होती है ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर होती है, यानी कि आपका वर्ल्ड लेवल पर होता है। किस लिए, ताकि मॉनेटरी जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कोऑपरेशन जो है हम लोग कर सके, वर्ल्ड में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि देखिएगा एक कंट्री में अगर कुछ होता है ना तो उसका असर दूसरे कंट्री पर जरूर देखने को मिलता है। अभी हमको पता है कि वहां पर कहीं पर दूसरे कंट्री में क्राइसिस आ रहा है तो उसका असर इंडिया में देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हमारा चलता है। तो यहाँ पे हर कंट्री, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्री है, वहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे, वहां पे कोऑपरेशन रहे, है ना, कॉर्पोरेशन जो है वहां पे बना रहे और कोऑपरेट करे वो आपस में एक दूसरे के साथ, और साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको फॉलो करे। उसके लिए आपका BIS का क्या किया गया था, सेटलमेंट आपका किया गया था। उसके बाद BCBS क्या होता है, तो BCBS का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब ये क्या होता है, जो भी आपके बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, उसके जो भी रेगुलेशन होते हैं वो इशू किसके द्वारा किया जाता है, तो वो इशू आपका BCBS के थ्रू किया जाता है। बेसल नॉर्म्स में जितने भी आप लोग नॉर्म्स पढ़ते हैं ना कि हाँ भाई ये बेसल 1 है, बेसल 2 है, बेसल 3 है, बेसल 2 में क्या बोला गया, 3 पिलर है, बेसल 3 में उसको एनहांस कर दिया गया, ये जो भी आप लोग पढ़ते हो ये इशू कौन करता है, तो ये जो BCBS जो बैठा हुआ है ना, यही सारी चीजों को क्या करता है, आपका इशू करता है। फुल फॉर्म इज बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब इसके बारे में देखिएगा कि क्या करता है, ये बैंकिंग सुपरविजन करता है। इसका प्राइमरी जो होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द बैंक एंड प्रोवाइड्स अ फोरम टू रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। चलिएगा, अब ये कब आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये आपका स्टैब्लिश तो 1974 में हो गया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक सीक्वेंस बना के दिखा दिया था कि 1974 में ये जो है आपका वो क्या हो गया था, ये आपका स्टैब्लिश हो गया था। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो वहां पे G10 कंट्री थी। कितनी कंट्री थी, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज वहां पर थी। धीरे धीरे इसकी जो मेंबरशिप है वो एक्सपेंड की, 2009 में भी एक्सपेंड किया, फिर 2014 में भी एक्सपेंड किया, और अभी इसके 45 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या करते हैं, आपके BCBS के अंदर आते हैं और जहां पे जो आपके बैंकिंग नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, यानी कि फॉलो करते हैं। अब देखो, अब हम लोग आते हैं बेसल नॉर्म्स। तो यहाँ पर इसका मतलब वो वाली बात हो जाती है कि मुझे पता है कि उसका स्कूल में जो नाम है वो BIS है और उसका जो नाम रखा है वो BCBS ने रखा है, तो ये बेसल कहाँ से आ गया, उसका स्कूल में नाम है BIS और उसका नाम जो है BCBS ने रखा है, तो हम लोग उसको बेसल बेसल क्यों बोलते हैं। बेसल बोलकर अगर आप कोई साइट सर्च करो, कोई साइट वहां पर है ही नहीं बेसल बोलकर, यहाँ पे तो साइट का नाम आपका BIS है, तो भैया ये बेसल क्या है, ये बेसल वर्ड कहाँ से फेमस हो गया। हाँ, तो ये बेसल वर्ड जो फेमस हुआ क्योंकि BIS जो है आपका बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये जो इसका ऑफिस है ना वो आपका एक सिटी है बेसल, है ना, स्विट्जरलैंड जो है। जब आप जाओगे, है ना, अभी तो गए नहीं है, हम लोग भी नहीं गए हैं, मैं भी नहीं गई हूँ, पढ़ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जाना तो पढ़ना कि भैया जब स्विट्जरलैंड आप लोग जाना तो वो सिटी में जरूर जाना, बोलना कि यार तूने बड़ा परेशान किया है नेट के एग्जाम के समय, जल्दी से दिमाग में आता ही नहीं था, अभी मैं तुझे देख कर जाऊंगा, ठीक है ना, कहीं मौका मिलता है स्विट्जरलैंड जाके बेसल को देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसमें एक प्लेस का नाम है बेसल। बेसल एक सिटी है आपका, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, BIS का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेसल में ही जो है वो स्टैब्लिश है, जिसको सेक्रेटरीट हम लोग बोल देते हैं।
तो ये आपका हेड ऑफिस क्योंकि बेसल सिटी में है स्विट्जरलैंड के, इसलिए इसका जो नाम फेमस हो गया ना वो बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो बेसल अकॉर्ड बोलो, बेसल नॉर्म्स बोलो। बीसीबीएस जो है इसको इशू करती है, और बीसीबीएस जो है वो बीआईएस के अंदर में यानी कि बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर में काम करती है। मैं बार बार फुल फॉर्म इसीलिए बोल रही हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। कभी फुल फॉर्म वाला है, पहले वो आता था फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, अब तो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ भी आ सकता है तो उसके दिमाग में आपको बैठा लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट विच फॉस्टर कोऑपरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक्स, जहां पर आपका स्टेबिलिटी और आपके कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। ये कब फाउंड किया गया था? 1930 में। और इसका जो बेसल कमेटी जो बैंकिंग सुपरविजन के लिए आपकी बनाई गई है, इसका जो बीआईएस का जो ऑफिस है वो कहां पर है? आपका बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। इसलिए इसका नाम जो है हम लोग बेसल नॉर्म्स के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बेसल नॉर्म्स जो है वो आपका क्या इंटरनेशनल कमेटी है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। ये आपका इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जो बेसल नॉर्म्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, और इसकी जो इशू करती है वो जो बीसीबीएस जो कमेटी है वो बेसल नॉर्म्स को इशू करती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि बेसल 1 में आपका क्या है। अगर नॉर्मली देखा जाए, पिलर कहाँ गया भाई हमारा? ये देखो बेसल के 3 पिलर थे आपके। बेसल नॉर्म्स के आपके जो है 3 बेसल नॉर्म्स जो है आपके 3 बेसल नॉर्म्स है। पहले मैं बता दूं, एक है आपका बेसल 1, फिर एक है आपका बेसल 2, और फिर एक है आपका बेसल 3। ये 3 है। बेसल 4 पर भी बातचीत चल रही है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या है, बेसल जो 3 है आपके, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3, 3 बेसल है आपके। अब 3 बेसल के अंदर में क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। सबसे 1 बाय 1 हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे हम लोग कि 1 2 3 में डिफरेंस क्या है। तो बेसल 1 जो है इसमें क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुआ? सबसे पहले देखिएगा कि 1988 में आपका बेसल 1 आ गया, 1988 में। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे डेट्स बताए, उसको याद रखिएगा। मैंने क्या क्या डेट बताया आपको? सबसे पहला डेट जो आ गया वो बीआईएस का आ गया 1930। उसके बाद आपका डेट बीसीबीएस का आ गया, ये हो गया 1974। उसके बाद डेट आपका आ गया बेसल का, दैट इज 1988। तो ये डेट्स को आपको बहुत ही प्यार से ध्यान से रखना भी, डेट ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा। और उसके बाद अगर इंडिया में पूछेगा कि बेसल आपका कब आया था, तो वो 1999 में, क्योंकि आपको पता है कि 1988 में ये आपका बेसल नॉर्म्स जो है ये आपका ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। तो ये आ जाता है आपका, लेकिन उसके कुछ साल के बाद इंडिया जो है आराम से कि अच्छा ठीक है अभी इसको फॉलो करते हैं, आराम से इंडिया इसको जांच पड़ताल करता है, ठीक है भाई सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो उसको फॉलो करना क्या करता है, शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जो है हर कंट्री को ये रिकमेंड करता है, किसी को फोर्स नहीं करता। लेकिन हाँ, आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर जो है आपका इंडिया का, आरबीआई ने इसको कंपलसरी कर दिया है। आरबीआई ने बोला कि देखो भाई, वो इंटरनेशनल लेवल पर बीसीबीएस ने तो रिकमेंड किया है, उसने तो कंपलसरी नहीं किया, लेकिन मैं सीधा बोल देता हूं। कौन बोल रहा है? आरबीआई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आरबीआई बोल रहा है। किसको बोल रहा है? जितने भी इसके कमर्शियल बैंक है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितने भी है, उनको ये आरबीआई बोल रहा है कि देख लो, जो बेसल नॉर्म्स है वो तो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो 1988 में आपका बेसल 1 आया, और भारत ने उसको जो अडॉप्ट किया, कहाँ गया मेरा पेन, थोड़ा सा मैं लाल पीला कर लूं, हाँ, भारत ने जो इसको अडॉप्ट किया वो 1999 में भारत ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अब इसमें था क्या, तो ये जो आपका 1988 में बेसल आया था, बेसल 1 कौन लेकर आया था? सिंपल सी बात है, बीसीबीएस ही लेकर आया था। बैंकिंग सुपरविजन कमेटी जो थी हमारी, उसने क्या बोला था यहाँ पर, उसने कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया था, और इसी को हम लोग बेसल कैपिटल कॉड या बेसल 1 के नाम से जानते हैं। अगर बेसल कैपिटल कॉड अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बेसल कैपिटल अकॉर्ड क्या होता है, तो ये भी आपका जो होता है बेसल 1 ही है। यहां पर जो फोकस किया था वो किया गया था क्रेडिट रिस्क पर फोकस किया गया था, कि भाई आप जो है आप पैसा जो है मार्केट में लोन दे रहे हैं, और पैसा आप पब्लिक से डिपॉजिट भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क तो है। तो यहाँ पर जो फोकस किया गया था, क्रेडिट रिस्क पर फोकस किया गया था कि देखिएगा इसको कोशिश करना है कि कम से कम करने का। क्रेडिट रिस्क है यहाँ पे मैम, क्यों हम लोग कह रहे हैं, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, सिर्फ रिस्क वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं?
क्योंकि रिस्क भी जो होते हैं आपके 3 तरीके के होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पर जो पैसा उधार में चल रहा है ना बैंकों में, है ना, जो हम लोग को सुनने में आता है कि एनपीए हो गया, ये सुनते हैं वो आपका डिपॉजिट खा गया, ये जो सुनते हैं कि बैंक डूब गया, दिवालिया हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, उसके बारे में बोला कि आपको बस उस पर फोकस करना है, क्रेडिट रिस्क के ऊपर। यानी क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क जो होता है एक पॉसिबिलिटी होता है जहां पे लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर फेलियर टू रीपे अ लोन और मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जहां पर बोरोवर जो होता है वो लोन को रीपे नहीं कर पाता। आपको पता है कि इंडिया में एनपीए का कितना ज्यादा जो है केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितने ज्यादा जो बैंक्स हैं वो एनपीए हो रहे हैं। एनपीए मतलब उनके एसेट्स एनपीए में चल रहा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए एक तरह से बोल सकते हैं कि बैंक को क्या हो जा रहा है कि लॉस काइंड ऑफ हो जा रहा है। कि क्या होता है कि कभी भी आप बैंक से पैसा ले रहे हो और बैंक से जब आप पैसा ले रहे हो तो आपको क्या करना है, उस पैसे को चुकाना है। लेकिन अगर उस पैसे को आप नहीं चुका पाओगे तो बैंक के पास खेती थोड़ी ना है कि पैसा वहां से वो निकाल देगा, वो तो हमारा डिपॉजिट किया हुआ पैसा ही आपको दे रहा है। मैंने जो पैसा जो डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में, मेरे पापा जाके वही लोन ले रहे हैं और उनको लोन दे रहा है और मेरे को यहाँ पे डिपॉजिट दे रहा है ना। मैं पैसा जमा कर रही हूँ, मैं पैसा जो है यहाँ पर जमा कर रही हूँ और जाकर मेरे पापा जो है लोन ले रहे हैं। तो अगर मेरे पापा उस लोन को नहीं चुका पाएंगे तो मेरा जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा डूब गया ना। तो यही सब चीज को बचाने के लिए जो हो रहा था उस समय ग्लोबल लेवल पर, ये बेसल नॉर्म्स लाए गए। और बेसल 1 में बोला गया कि लग रहा है कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, बस यही एक प्रॉब्लम है कि क्रेडिट रिस्क को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो इसी के लिए जो है आपके रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए और नॉर्म्स यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और वर्ड आता है, यहाँ पर आता है RWA, एक वर्ड आता है कि यहाँ पर जो बोला गया है कि कैपिटल, मिनिमम कैपिटल जो है आपको, वो आपका रिक्वायरमेंट है कि आपके पास, बैंक के पास, अगर आप चाहते हैं कि ये लॉस ना हो तो आपको कम से कम, जैसे कि मेरा, अगर मान लो कि कोई लोन रीपे नहीं कर पाया तो मैंने जो पैसा डिपॉजिट किया बैंक वो कहाँ से देगा। तो यहाँ पे बोला गया कि देखिए भाई, आपके पास जो कैपिटल है ना, कम से कम मिनिमम आपको 8% तो कैपिटल रखना है। और 8% कैपिटल किसका रखना है? तो आपका RWA जो एसेट्स है ना, उसका आपको 8% जो है कैपिटल आपको मेंटेन करना है। तो भाई RWA क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स। अब मैम ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है? तो रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा, ठीक है ना। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या होता है? आपका जो रिस्क वेटेड एसेट्स होता है उसका मतलब आपका होता है कि टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल को क्या कर देते हैं, टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल को जब आप ऐड कर देते हैं और उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जब डिवाइड करते हैं तो दैट विल बी योर रिस्क वेटेड एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैम टीयर 1 कैपिटल क्या हुआ, मैम यहाँ पे टीयर 2 कैपिटल क्या हुआ। तो देखिएगा टीयर 1 कैपिटल जो होता है दैट विल बी आवर कोर कैपिटल, है ना। टीयर 1 कैपिटल को क्या कहते हैं हम लोग? कोर कैपिटल कहते हैं। और टीयर 2 कैपिटल जो होता है दैट इज आवर सप्लीमेंट्री कैपिटल। अब टीयर 1 और टीयर 2 को थोड़ा सा मैम और डिटेल में हमको बता दीजिएगा। देखिएगा, अब टीयर 1 कैपिटल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। टीयर 1 जो कैपिटल होता है, देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी आप सब लोग समझते हो ना कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है ना। जैसे कि आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है? पढ़ना। और आपका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? घर के भी काम करना है, जॉब भी करना है, सारा कुछ करना है, घर देखना है, परिवार देखना है। तो यहाँ पे आपको आपके लाइफ में डिसाइड करना होगा कि आपका प्राइमरी क्या, आपका सेकेंडरी क्या। प्राइमरी का मतलब जो हमारा फोकस एरिया होता है। तो वही टीयर 1 कैपिटल जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कैपिटल कहते हैं, या इसको इक्विटी या जो भी डिस्क्लोज रिजर्व है जो कि बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका शो करता है, दैट इज आवर टीयर 1 कैपिटल। अब टीयर 2 कैपिटल क्या होता है? तो टीयर 2 कैपिटल का मतलब होता है आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल। जैसे कि आपका कोई अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व है तो, ठीक है ना, अगर कोई रिजर्व आपका डिस्क्लोज्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टीयर 1 कैपिटल और कोर कैपिटल। ये सब वर्ड जो है याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो पूछ रहा हो सकता है कि टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है, इसको मैच करने के लिए आपको दे दे। तो ये वर्ड सबको आपको पकड़ना है कि टीयर 1 में आपका आता है कोर कैपिटल, कोर कैपिटल बोले तो आपका डिस्क्लोज रिजर्व, और टीयर 2 मतलब आपका आता है सप्लीमेंट्री कैपिटल और इसको होता है आपका अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब आपका जो होता है। अच्छा, अब अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग तो टीयर 2 कैपिटल जो होता है ना वो लेस रिलायबल होता है एज पर द टीयर 1 कैपिटल, क्योंकि टीयर 2 कैपिटल को कैलकुलेट करना ही बहुत टफ हो जाता है।
अब टीयर 1 कैपिटल क्या है, टीयर 2 कैपिटल क्या है, क्या आपका सप्लीमेंट्री है, क्या आपका प्राइमरी है, इसको जो आपका क्या कहते हैं, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि टीयर 2 कैपिटल जो है उसको लेस रिलायबल हम लोग मानते हैं। ज्यादा फोकस जो हम लोग करते हैं, ज्यादा रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ज्यादा विश्वसनीय जो होता है वो हमारा टीयर 1 कैपिटल को माना जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बेसल 1 क्लियर है? मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेसल नॉर्म्स जो है आपका 1, ये कब आया? 1988 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? आपका 1999 में। यहां पर फोकस किया गया किसके बारे में? क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क में क्या बोला गया कि भाई आपको मिनिमम जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 8% आपको रखना पड़ेगा। तो किसका 8% रखना पड़ेगा? यानी कि आपको रिस्क वेटेड एसेट्स का जो है आपका 8% जो है आपको रखना पड़ेगा। तो ये रिस्क वेटेड एसेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे मैम? इसका 8% रखना, तो पहले इसको तो समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है कि टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल को हम लोग ऐड कर देंगे और कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है उसे हम लोग क्या कर देते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। तो टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है, उसको देख लो, उसको ऐड कर दो, एडिक्वेसी से आप क्या कर दो, ये आपका जो एडुकेशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? CAR। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछ दिया जाता है कि CAR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो गया आपका RWA बोले तो रिस्क वेटेड एसेट्स को निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला ही पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, 2023 है, लेकिन हाँ जो पढ़ा रही हूँ आज उसके बाहर तो चांसेस नहीं है पूछने का, क्योंकि सारी चीजें मैं लगभग इसमें मैं कवर कर रही हूँ, है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेसल 2 नॉर्म्स में। बेसल 2 नॉर्म्स जो है वो आपका BCBSE पब्लिश करेगा, वही इशू करता है, तो वही पब्लिश ही करेगा, सारे रूल रेगुलेशन ही वही बनाता है। 2004 में उसने बेसल 2 नॉर्म्स लेकर आ गया, लेकिन भारत जो है आराम से ठीक है 4 में आया है, देखते हैं कब उसको अप्लाई करना है। तो उसने आराम से जांच पड़ताल करके, टोल मटोल करके, क्या बोलते हैं उसको, माप तोल करके उसने 31 मार्च 2009 को अडॉप्ट कर लिया कि चलो भाई बेसल 2 जो है वो भी बढ़िया है, इंटरनेशनल लेवल पर आया है, ये भी बढ़िया है, इसको भी हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब यहाँ पर किया गया तो बेसल आपका 2 क्यों लाया गया? क्योंकि बेसल 1 में सिर्फ एक मुद्दे पर बात किया गया। तो जब एक मुद्दा चल रहा है 1988 में ही आ गया, तो उनको 10-15 साल बाद जाके ये फील हुआ कि भाई इससे हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो है पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया। क्योंकि बेसल नॉर्म्स लाने का मतलब ही था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसको रोकना, ठीक है, और जो आपका क्रेडिट लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तो वो एक पॉइंट तो वहां पर लेकर आ गया बेसल 1 में, लेकिन वहां पे दिखा कि एक्चुअली में जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो उसने बोला कि चलो एक और नॉर्म्स लेकर हम लोग आते हैं, और वो वहां पर बेसल 2 नॉर्म्स जो है लेकर आया। और बेसल 2 में आपके फिर से 3 पिलर को अप्रोच किया गया। बेसल 1 में एक ही बात पर फोकस की गई है, ध्यान दीजिएगा। बेसल 1 में सिर्फ एक बात पर फोकस की गई है, लेकिन बेसल 2 में बोला गया कि देखिए भाई बैंक आप लोग जो है सेंट्रल बैंक्स, आप लोग 3 चीजों पर फोकस कीजिए। किस पे कीजिए? 3 चीजों पर फोकस कीजिए। और वो 3 चीज कौन सा है? इसको बोलते हैं पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। पिलर 1 में बोला गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि बात हो रहा था 8% का, जो कि पहले वाले में भी बात हुआ था कि आपको 8% उसका देखना पड़ेगा। तो यहां भी बोला कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरा क्या कर लो, आप सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस करो। कौन सी बैंक आपके कंट्री में किस तरीके से काम कर रही है, कहां पर क्या लूप एंड फॉल्स है। क्योंकि ये जो बेसल नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो ये बेसल नॉर्म्स जो है ये जो बनाया गया है ये किसको कमांड देता है या किसके लिए बोलता है? ये सेंट्रल बैंकों को जो है कमांड देता है, ये सेंट्रल बैंकों को रिकमेंडेशन देता है। तो सेंट्रल बैंक को क्या बोला कि भाई आप लोग सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कीजिए, आप अपने कंट्री में सुपरवाइजरी कीजिए। और मार्केट डिसिप्लिन और डिस्क्लोजर पर उसने क्या किया कि फोकस किया। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो पॉइंट हो गया याद करने के लिए, इसके अंदर की डिटेल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि कैलकुलेशन फॉर रेगुलेटरी कैपिटल फॉर क्रेडिट ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। अब देखो यही यहाँ पर खास बात है कि मैंने आपको क्या बोला कि पेपर बेसल नॉर्म्स 1 में जो बातें कही गई थी
वही चीजें यहाँ पर बेसल 2 में भी बोला गया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपको वो रखना पड़ेगा। लेकिन वहां पे सिर्फ एक रिस्क के बारे में बोला गया था, दैट इज क्रेडिट रिस्क। लेकिन यहां पर बेसल 2 में 3 रिस्क के बारे में बोला गया, यानी कि आपका ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क को भी यहां पर ऐड किया गया और बोला कि तीनों का कैलकुलेशन आप कीजिए और उसका 8% आप कम से कम अपने पास मिनिमम रखिए। कौन रखिएगा? कौन? यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं उनको रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को ऐसा बोला गया। सुपरवाइजरी रिव्यू में क्या बोला कि जो रेगुलेटरी और इकोनॉमिक में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके बीच में क्या है कि गैप है। हम जो कमांड दे रहे हैं और फील्ड में जो चीजें हो रही हैं वहां पर एक गैप है। मैंने कमांड दे दिया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और मैंने तो रिकमेंड दिया है, रिकमेंडेशन दिया, मैंने तो उसको फुलफिल करने नहीं बोला है। मैंने तो बोला कि हाँ भाई आपको ये करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी रहे, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो क्राइसिस है वो ना हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए। उसने तो BCBS ने आपको क्या दिया? रिकमेंडेशन दिया। लेकिन उसको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो हो ही नहीं रहा है काम, तो फॉलो ही नहीं कर रहे, फील्ड में तो चीजें आ ही नहीं रही है, उसके बीच में गैप है। तो वो गैप को क्या कीजिए? सुपरवाइज कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि गैप कहाँ है और वहां पर आप ब्रिज की तरह काम कीजिए, यानी कि गिव सुपरवाइजर डिस्क्रिशन टू इंक्रीज रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी आप इस पर सुपरवाइज कीजिए और जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको रेगुलेट कीजिए और उसको फुलफिल कीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मार्केट डिसिप्लिन टू ऑपरेट बाय रिक्वायरिंग लेंडर्स टू पब्लिकली प्रोवाइड देयर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, रिस्क रेटिंग प्रोसेस एंड रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट डिसिप्लिन मतलब कि जब जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसका भी एक नॉर्म्स बनाया गया है। आप अपने हिसाब से जो है कुछ भी परसेंटेज किसी से नहीं ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट किसी को नहीं दे सकते। अगर इंटरेस्ट देने के बारे में बात हो तो कौन बैंक चाहता है कि इंटरेस्ट दे? वो तो बोलेगा हम 1% देंगे। और जब लोन लेने के बारे में जब लोन देगा तो बोलेगा हम 20% लेंगे। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। एक डिसिप्लिन की तरह से एक परफॉर्मेंस में आपको काम करना पड़ेगा कि कितना आपको जो एक स्टैंडर्ड जो होता है कितना देना है कितना लेना है, यानी कि रिस्क रेटिंग प्रोसेस जो है और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी है, ये तीनों को क्या बोला गया है कि ऑपरेट करने के लिए आपको मार्केट डिसिप्लिन पर फोकस करने की जरूरत है। तो ये आपका 3 होता है, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन। जो सबसे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो आपका फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला। यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वाले में आपको क्या याद रखना? बस याद रखना कि मार्केट डिसिप्लिन जो है वो बेसल 2 का एक पिलर है जिसके अंदर में रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, रिस्क रेटिंग प्रोसेस और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातें होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बेसल नॉर्म्स 3। अब ये बेसल नॉर्म्स 3 क्या होता है? बेसल नॉर्म्स 3 जो है ये भी आपका वही BCBS ही जो है वही कमेटी आपका जो है सजेस्ट करती है, पब्लिश करती है। पब्लिश उसी ने किया है। कब किया है? दिसंबर 2010 में किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये क्यों आया? BCBS जो नॉर्म्स आपका है बेसल 3 नॉर्म्स, ये क्यों आया? देखिएगा बहुत जल्दी ये आ गया। 2004 में अगर आपको याद होगा तो आपका जो ये बेसल वाला जो है बेसल 2 जो है आपका वो 2004 में ही आया था। लेकिन बेसल 3 जो है वो बहुत जल्दी ला दिया गया, 2010 में फिर से ला दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसके बारे में बार बार आपसे बात कर रही थी कि बेसल नॉर्म्स को क्यों लाया गया कि आपका इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। क्योंकि अगर एक देश में क्राइसिस आता है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है कभी कम पड़ता है, लेकिन पड़ता तो है। यहाँ पर जब अगर चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुआ था तो यहाँ पर मतलब आपका कोविड के समय में तो दवाइयाँ काफ़ी महंगी हो गई, क्योंकि आपका जो मेडिसिन का जो रॉ आता है वो इंडिया से या अधिकतर कंट्री में आपका चाइना से ही आता है। तो अगर एक कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा तो सब कंट्री पे। कोविड जो आपका शुरू हुआ चाइना पर और कितनी ही लाखों करोड़ों लोग जो है वर्ल्ड लेवल पर चले गए। तो एक कंट्री से हर कंट्री जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखा गया कि 2008 में आपका 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो अब हो गया BCBS का दिमाग खराब कि भाई हमने बेसल 1 लाया, हमने बेसल 2 लेकर आया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि अपने को फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना था, उसके बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। इसका मतलब क्या कि अब फिर से हमें कुछ सुधार यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कुछ फिर से उसमें नया लाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है चलो, तो उसने फिर से बेसल 3 लेकर आया।
और बेसल 3 जब लेकर आया तो वो और स्ट्रांगली वहां पर चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? उसने बोला इसका जो गाइडलाइन था बेसल 3 का, टू प्रमोट मोर रेसिलेंट बैंकिंग सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स। उसने जो है यहाँ पर उसने ये बोला कि बेसल नॉर्म्स जो था ना आपका 3, जनरली वो बेसल, अगर मैं बताऊं एक लाइन में आपको, तो बेसल 2 का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ना। बेसल 2 का ही ये थोड़ा सा आपका एडवांस वर्जन, जैसे हम लोग देखते नहीं है ये आपका 2 है तो ये 2.0 है तो फिर ये 3.0 है, जो एडवांस वर्जन थोड़ा सा होते रहता है, तो ये बेसल 2 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपका बेसल 3 है। उसने बोला कि बेसल 2 को थोड़ा सा और एनहांस करना है। बेसल 2 में जो चीजें आपकी बात की गई है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा और जो है डेप्थ में लेकर जाते हैं, और जब डेप्थ पे लेकर गया आपका बेसल नॉर्म्स 3, तो वहां पे 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर्स के बारे में बात किया गया, जहां पर बैंकिंग में आपका ये जो 4 चीजें हैं ये जरूरी है। ये 4 चीजें कौन सी है देखिएगा, कैपिटल, लीवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। ये 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका 2023 में आपसे पूछ देगा। एक क्वेश्चन आपका वैसे आ चुका है बेसल नॉर्म्स के 3 से, एक डीप क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैं उस पर बात भी करूंगी अभी। तो यहां पर क्या बोला गया कि 4 पैरामीटर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैपिटल पर, लीवरेज पर, फंडिंग पर और लिक्विडिटी पर। तो कैपिटल के बारे में क्या बोला गया? बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है अब आपको कितना मेंटेन करना है, 12.9% आपका मेंटेन करना है। मिनिमम टीयर 1 जो कैपिटल है और मिनिमम टायर 2 जो आपका टीयर 2 कैपिटल रेशियो है, उसको आपको कितना, टीयर 1 को 10.5% और टीयर 2 को आपको 2% जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर से बताइए मैम, ये टीयर 1 और टीयर 2 क्या है? टीयर 1 डिस्क्लोज रिजर्व और कोर आपका फाइनेंस, कोर कैपिटल, ठीक है ना। और आपका टीयर 2 क्या है? तो अनडिस्क्लोज रिजर्व और सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो बोला जो कोर कैपिटल है ना उसका 10.5% आपको मेंटेन करना होगा, जो सप्लीमेंट्री है उसका आप 2% भी कर लोगे तो आपका चलेगा। किसका? रिस्क वेटेड एसेट्स का रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर ये बात थोड़ा सा डिटेल में आपको बोला गया। उसके बाद फिर आपको बोला गया इन एडिशन और भी कुछ बातें कही गई कि आपको बैंक हैव टू मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5%। बोला कि बैंकों को जो है बफर कंजर्वेशन जो है वहां पे कैपिटल का बफर जो है वो वहां पर मेंटेन करना होगा। कैपिटल का बफर का मतलब कि जितना आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट अगर मान लीजिए कि आपको 10 रुपया है, तो इसने क्या बोला कि अगर आपको 10 रुपया कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ना, तो आप उसका बफर मेंटेन करो। बफर मतलब उससे ज्यादा 2.5% आपको ज्यादा करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर 10 का जरूरत है तो आप 12 रुपया 50 पैसा जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करो। और इसी को बोला जाता है काउंटर साइक्लिकल बफर इज ऑल्सो टू बी मेंटेन्ड 0 से लेके 2.5%। और अभी जो 2022 में एग्जाम हुआ था यहां पर यही पूछा गया था कि काउंटर साइकिल बफर जो होता है वो क्या होता है, कौन सा पैरामीटर के अंदर आता है। ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था जो 2022 में एग्जाम्स हुआ था, जिसको 2 दिन पहले, आपको तो पता ही है कि मैं 2022 का सारा यूनिट में आपको सॉल्व करा रही हूँ। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वहां पर ये क्वेश्चन आया भी था, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि बफर क्या होता है। तो यही आपका आया हुआ चीज है, तो थोड़ा सा डेप्थ में आया है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डेप्थ में लेकर जा रही हूँ। उसके बाद लीवरेज क्या होता है? बोला कि लीवरेज का रेट है ना एटलीस्ट कम से कम 3% जो है वो आपको क्या करना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे लीवरेज का जो रेशियो होता है टीयर 1 कैपिटल टू एवरेज टोटल कॉन्सोलिडेटेड एसेट्स, अगर आपको लीवरेज निकालने बोलेगा तो क्या है, टीयर 2 आपका टीयर 1 कैपिटल जो है उसको डिवाइडेड बाय आपका टोटल कॉन्सोलिडेटेड एसेट्स कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। लीवरेज से ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, खाली इसका परसेंटेज याद रखिएगा कि लीवरेज जो है आपको बोला गया है 3% मेंटेन करने का। फिर से मैं बताती हूँ एक बार, कैपिटल बोला है कि 12.9% आपको मेंटेन करने का, बफर जो बोला है आपको 2.5%, 0 से लेके 2.5% मेंटेन करने का, लिवरेज जो बोला है कि कम से कम 3% जो है वो मेंटेन करने का। उसके बाद जो खास बात आती है जो मुझे लगती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये वाला स्लाइड। फंडिंग और लिक्विडिटी के बारे में बोला है कि आपको 2 रेशियो जो है यहाँ पर फंडिंग और लिक्विडिटी को लेकर मेंटेन करना। फंडिंग और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक जब लोन दे रहा है तो उसको क्या कहते हैं, फंडिंग, और लिक्विडिटी का मतलब जो बैंक में जो है लिक्विड फॉर्म में जो पैसा बैंक को अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो यहाँ पे 2 आपको जो है रेशियोज दिए गए, LCR
और NSFR। अब मैम ये क्या होता है? तो LCR का मतलब आपका होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्या होता है LCR का मतलब? LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यहां पर बेसल 3 में BCBS ने सेंट्रल बैंक्स को ये रिकमेंड किया कि आप लोग बोलिए बैंकों को, या आप लोग जो है कम से कम जो है LCR को क्या कीजिए कि मेंटेन कीजिए, यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन कीजिए, जिसमें आपका विल रिक्वायर बैंक्स टू होल्ड अ बफर ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स सफिशिएंट टू डील द कैश आउटफ्लो। यहाँ पे कि आपको यहाँ भी क्या करना है कि जितना आपको लिक्विडिटी चाहिए बैंक में, उसके बफर आपके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए कि अगर आपका जो है आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया बैंक में है और आप जो है इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में मार्केट में लोन दे रहे हो, लोन देने से बैंक को क्या फायदा होता है? बैंक जो होता है हमको, अगर मैं डिपॉजिटर हूं, आप थोड़ा समझिएगा इसको, तो मेरे को 3% बैंक इंटरेस्ट देता है ना, और वही अगर मैं लोन लेने उसी बैंक में चले जाऊं तो वो मेरे से 13% ले लेता है, यानी बीच का 10% तो बैंक का फायदा है ना। तो यहाँ पर आपको सीबी जो आपका BCBS है ये क्या बोलता है, ये पब्लिश किया जो बेसल नॉर्म 3, उसमें इसने ये बोला आपके पास 100 रुपया है तो आप मार्केट में 120 रुपया का लोन देने मत चल जाओ, आप लिक्विडिटी को मैनेज करो कि आपके पास अगर बैंक में 100 रुपया है तो आपको कुछ पैसा तो रखना पड़ेगा ना। कल को कोई आकर आपसे पैसा अपना डिपॉजिट जो है वापस मांग देगा। अभी मैंने बोला कि मेरा 5 लाख अकाउंट में था, मेरा 5 लाख दीजिए, तो आप कहां से पैसा लग के आओगे? तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का आपको क्या करना, मेंटेन करना होगा। एंड दिस इज प्रिवेंट सिचुएशन लाइक बैंक रन। The goal is to ensure that bank have enough liquidity for 30 days stress scenario। और बैंक के पास इतना लिक्विडिटी होना चाहिए कि अगर कभी भी इसको जरूरत पड़े तो 30 दिन का लिक्विडिटी उसके पास एडवांस में होना चाहिए। और इसी को बफर बोला गया है कि आपके पास इतना पैसा आपको रखना है अपने पास बफर में कि आप 30 दिन तक कोई अगर डिपॉजिटर आपसे पैसा मांगे तो आप उसको दे पाए, इतना लिक्विडिटी आपके पास होना चाहिए। दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NSFR क्या होता है? नेट स्टेबल फंड रेट। ये बात करता है आपका कि बैंक को एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल जो वो मेंटेन करना चाहिए, जो उसके बैलेंस शीट में एसेट्स और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता हो। NSFR जो होता है वो बैंक का फंड जो होता है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जो भी फाइनेंस चाहिए वो उसके पास कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। बैंकिंग एक्टिविटीज यानी बैंकिंग में जितने भी खर्चे होते हैं आपके रेगुलर डे टू डे जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उसके भी फंडिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए, है ना। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास फंडिंग भी होनी चाहिए और आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। इतना आपको लेकर चलना है पहले से। ऐसा नहीं कि कोई आपसे पैसा मांगा तो आपने हाथ खड़ा कर देंगे, भैया हमारा सारा पैसा तो मार्केट में, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कल को बैंक चलाने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं होगा। ऐसा आपको हरकत नहीं करना। इसको स्ट्रांगली बोला किसने बोला? BCBS ने बोला। कब बोला? बेसल नॉर्म्स 3 में बोला। बेसल नॉर्म्स 3 कब आया? 2010 में आया। क्यों आया? क्योंकि 2008 में जो है आपका वर्ल्ड लेवल पर क्राइसिस हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसल 3 के भी बेसल आपके 3 के भी 3 पिलर है आपके। कौन कौन सा? पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3। पिलर का शेप भी आपको दिख रहा होगा कि 3 पिलर है यहाँ पे। एक है आपका इनहैंस्ड मिनिमम कैपिटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, इनहैंस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू और इनहैंस्ड रिस्क डिस्क्लोजर। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर देखा था आपने मार्केट डिसिप्लिन, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। अभी जो भी हम लोग बात किए ना, हम लोग जो भी थियोरेटिकल वे में पढ़ा है वही एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था आपको उसको इनहैंस कर दिया गया। जहां पर पहले 8% बोला गया था अब वहां पर 12.9% आपका बोला गया, तो इनहैंस किया गया ना। सुपरवाइजरी रिव्यू को क्या कर दिया गया? इनहैंस कर दिया गया। बोला कि आपका कैपिटल का प्लानिंग आपको करना है, यानी कि आपको क्या बोला यहाँ पर कि आपको बफर रखना है। बफर कितना का रखना है? 2.5% का कम से कम आपको यहाँ पे बफर रखना है। फिर आपका रिस्क डिस्क्लोजर मार्केट डिसिप्लिन को भी क्या कर दिया गया? इनहैंस कर दिया गया। तो ये 3 पिलर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका बेसल नॉर्म्स 2 जो आया था उसी का जो एक एडवांस वर्जन है। अभी देखो मैं आपको बेसल 2 और बेसल 3 जो अगर साथ में दिखाती हूँ तो क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ भी देखो लिखा है मिनिमम
कैपिटल और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर ऐड किया गया। वहां पे सिर्फ कैपिटल के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे लिक्विडिटी के बारे में भी बात की गई है। अगर लिक्विडिटी वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता दूं, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वैसा पैसा जिसको कि तुरंत आप कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, या फिर आपको कैश को ही हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। कभी मैं बैंक गई और बैंक में मैंने जाके 5 करोड़ रुपया मांगा, तो बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो मेरा पैसा मुझे तुरंत जो है जरूरत पड़ने पर, मेरा खुद का रखा हुआ पैसा मेरे अकाउंट में, तो बैंक मुझे दे पाए। उसके बाद आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, इसी को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा एनहांस कर दिया गया। और यहाँ पर आपका जो है कैपिटल प्लानिंग और मैनेजमेंट के बारे में भी बात की गई। फिर आपका मार्केट डिसिप्लिन और डिस्क्लोजर जो था उसी को एनहांस कर दिया गया, यहाँ पे एनहांस्ड वर्ड लगा दिया गया, दैट इज आपका ये। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, जो भी आपको मैंने डेप्थ में थ्योरी बताया बेसल नॉर्म्स 3 का, उसको थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा कि लीवरेज बोला गया कम से कम 3% मेंटेन करने का। फिर वहां पे LCR बोला गया कम से कम 30 दिन का आपको रखना है। फिर आपके पास जो है फंडिंग के लिए बिजनेस के जो बैंक को रेगुलेट करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसको क्या है आपको मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीजें जो है आपके कीवर्ड्स है बेसल नॉर्म्स 3 के, उसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पूरी चीजें समझ में आ गई होगी कि बेसल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है, लेकिन लंबा जाना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं शॉर्टकट में बता के निकल जाऊं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो ऐसा है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप रीड भी करोगे, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी अपने को समझ में नहीं आता है। तो पूरा ध्यान से वीडियो को आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। 3 पिलर कौन से हैं आपके बेसल 2 के? बेसल 2 के 3 पिलर आपके कौन से आपको बताना है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लीवरेज, ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो बेसल 2 पूछ रहा है आपको, तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि लीवरेज हम लोगों ने बेसल 3 में पढ़ा था, और बफर के बारे में कि 2.5 बफर होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने 3 में पढ़ा था। तो सी और ई तो होगा नहीं, तो सी को मैंने काटा, ई को मैंने काटा, फिर सी को काटा, फिर मैंने ई को काटा, सबको काटने के बाद 3 बचा एंड 3 इज द आंसर, है ना। आपको अगर देखो बेसल 2 पूछे या बेसल 3 पूछे, किसी एक का भी अगर अच्छे से याद है तो आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आपका क्या बचा है, तो ए, बी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द 100% करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि बेसल कमिटी जो है बैंकिंग सुपरवाइजरी के लिए ऑथोरिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, या यूरोपियन कंट्रीज, या इंडिया के द्वारा, या यूएसए के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। तो देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि बेसल कमिटी जो है आपकी, बेसल कमिटी जो है आपकी वो 1974 में ही आपकी स्टैब्लिश कर दी गई थी। और यहाँ पर आपके G10 कंट्रीज थी जिसने इसको क्या किया था, सेटअप किया था। बाद में ये एनहांस हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था आपका, G10 कंट्रीज था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और पूछेगा क्या बेसल का मेंबर इंडिया है, तो बिल्कुल इंडिया जो है आपका बेसल का मेंबर कंट्री है। ठीक है ना, इंडिया जो है बेसल का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बेसल 1 जो है वो किस साल आया था, आपको ये बताना है। 1980 में, 2004 में, 1988 में, 1932 में, या 1972 में। तो बेसल 1 कब आया था, बहुत इजी क्वेश्चन कि 1988 में आपका जो है बेसल 1 का क्वेश्चन आया था। चलिएगा, इसको मैं फिर से एक बार आपको डेट याद करवा दूं कि सबसे पहले जो हमारा आया था वो क्या आया था, BIS आया था। कब आया था, तो 1930 में स्टैब्लिश हुआ था 17 मई को। उसके बाद BCBS आया था, आपका सुपरवाइजरी कमेटी जो बनाई गई थी वो 1974 में बनाई गई थी। फिर आपका बेसल 1 कब आया था अगर पूछेगा तो 1988 में आया था। अगर इंडिया बोलेगा तो 1999 हो जाएगा। उसके बाद आपका बेसल 2 कब आया था, तो बेसल 2 आपका जो है 2004 में आया था। फिर आपको पूछेगा बेसल 3 कब आया था, तो बेसल 3 आपका 2010 में आया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो है आपको ईयर के बारे में कुछ पूछेगा। अब परसेंटेज के बारे में आप लोग ऐसे ही जो है जितने भी परसेंटेज मैंने आपको बताए हैं, कहाँ पर 8 है, कहाँ पे 6 है, टियर 1 का क्या है, टियर 2 का क्या है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट में पूरा बता दिया ना, ये एक चार्ट आप लोग रेशियो का भी जो है या परसेंटेज का भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आप भूले ना। आई होप कि आपका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर इतना बताने के बाद भी कुछ अगर डाउट है, रह गया होगा कुछ ना कुछ डाउट, तो मुझे प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसको जरूर आपका आंसर करूंगी और उसको क्लियर करूंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।